कभी सोचा है कि आज का जो भारत है, इसका पूरा सिस्टम, इसका ढांचा, आखिर इसकी नींव कहाँ से आई? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आधुनिक भारत का जो खाका है ना, वो असल में उसके औपनिवेशिक अतीत में ही छुपा हुआ है। तो चलिए आज उन कानूनों को समझते हैं जिन्होंने सच में आज के भारत को आकार दिया। तो सवाल यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा आखिर आया कहाँ से? जब भारत की संविधान सभा एक नए देश की नींव रख रही थी, तो उन्होंने प्रेरणा के लिए किस दस्तावेज को देखा? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 70%। जी हाँ, हमारे संविधान का, आज़ाद भारत के संविधान का लगभग 70% हिस्सा सीधे सीधे एक ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून से लिया गया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो भारत की आज़ादी की कहानी को और भी ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये वो पहला मजबूत कदम था जिसने भारतीयों को शासन में थोड़ी और भागीदारी दी। अच्छा, तो इस एक्ट ने किया क्या? मोटे तौर पर 4 बड़े बड़े बदलाव किए। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, मतलब एक तरह की डबल सरकार। दूसरा, केंद्र में 2 सदन बनाए गए, बिल्कुल आज की लोकसभा राज्यसभा की तरह। और हाँ, सबसे बड़ी बात, देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए और एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव भी इसी ने रखी। अब ये द्वैध शासन या डायाकी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। प्रांतीय सरकार के जो भी काम थे उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ आरक्षित मामले गवर्नर ने अपने पास रखे और कुछ हस्तांतरित मामले भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मतलब पावर का एक लिमिटेड लेकिन बहुत जरूरी ट्रांसफर था ये। और इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। साल को देखिए, 1919 है ना, डबल। तो बस इस एक्ट में सब कुछ डबल या दोहरा ही था। इसी कानून से 2 सदन आए और प्रांतों में 2 तरह का शासन, यानी द्वैध शासन। तो याद रखिए, 1919 मतलब सब कुछ डबल। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, एक तरह का मास्टर स्ट्रोक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सिर्फ एक कानून नहीं था दोस्तों, ये आज़ाद भारत के संविधान का मास्टर ब्लूप्रिंट था। इस अधिनियम ने तो भारतीय शासन का पूरा चेहरा ही बदल दिया। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके उन्हें पूरी आज़ादी, मतलब स्वायत्ता दे दी। लेकिन एक ट्विस्ट था, वही द्वैध शासन अब सेंट्रल में लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज जो हम सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई देखते हैं ना, उनकी नींव भी इसी कानून ने रखी थी। और शक्तियों का बंटवारा, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियां, वो भी यहीं से आई। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इन सुधारों के पीछे एक काला सच भी था। अंग्रेजों ने इन अधिनियमों का इस्तेमाल अपनी मशहूर फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए भी किया। इस नीति को धीरे धीरे, बिल्कुल योजना के साथ फैलाया गया। शुरुआत हुई 1909 में सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से। फिर 1919 में इसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को भी शामिल कर लिया गया। और 1935 आते आते इस बंटवारे में दलितों, महिलाओं और मजदूरों को भी जोड़ दिया गया। भारतीय समाज की दरारें और गहरी होती चली गईं। फूट डालो और राज करो, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी, जिसे इन कानूनों के जरिए जमीन पर उतारा जा रहा था। तो सवाल उठता है कि इतनी विवादित विरासत के बावजूद ये औपनिवेशिक कानून एक आज़ाद भारत के संविधान का आधार कैसे बन गए? आइए इन अधिनियमों के हिस्सों को सीधे हमारे संविधान के साथ जोड़कर देखते हैं। दोनों अधिनियमों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन द्वैध शासन को लेकर होता है। तो यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक है। 1919 ये एक छोटा नंबर है ना? तो द्वैध शासन भी छोटे लेवल पर था, यानी प्रांतों में। फिर आया 1935, ये एक बड़ा नंबर है, तो द्वैध शासन बड़े लेवल पर चला गया, यानी केंद्र में। बस ये छोटा सा नुस्खा सारा कंफ्यूजन दूर कर देता है। तो चलिए इन दोनों अधिनियमों का एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। 1919 का एक्ट प्रांतों में डबल सरकार और केंद्र में डबल सदन लेकर आया। वहीं 1935 के एक्ट ने इसका ठीक उल्टा किया, केंद्र में डबल सरकार लागू की और प्रांतों को आज़ादी दे दी। 1919 ने हमें पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, तो 1935 ने सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई जैसे बड़े संस्थान दिए।
संक्षेप में कहें तो एक ने प्रतिनिधित्व का दरवाजा खोला तो दूसरे ने संविधान का पूरा खाका ही तैयार कर दिया। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक देश की नींव ऐसे कानूनों पर रखी गई हो जो उसके शासकों ने बनाए थे, तो आखिर इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही जटिल विरासत है जो हमें भारतीय लोकतंत्र की पूरी यात्रा पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है।